बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे एसी थ्रू सर्किट्स। तो ये सब टॉपिक है छोटा सा। अच्छा, इसमें हम ये देखेंगे हमारे पास करंट जो है वो हमने डिस्कस किया था, दो किस्म की होती है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट को कंट्रोल करने के लिए जो कंपोनेंट यूज़ किया जाता है, जिसके बारे में हमने काफ़ी स्टडी किया है, वो है रजिस्टर। तो रजिस्टर करंट को कंट्रोल कंट्रोल और वोल्टेज को, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए जो कंपोनेंट यूज़ किया जाता है वो रजिस्टर है। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट में रजिस्टर के अलावा और भी दो कंपोनेंट्स हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, ये तीन टोटल कंपोनेंट्स हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटेंस। ये तीनों कंपोनेंट्स जो अल्टरनेटिंग करंट वाला जो सर्किट होता है उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी, तो हम बारी बारी इनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसी थ्रू रजिस्टर। ठीक है, एसी थ्रू रजिस्टर, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रजिस्टर। अगर रजिस्टर में से अल्टरनेटिंग करंट पास करती है तो उसका बिहेवियर क्या होगा। अच्छा, ये हमारे पास डायग्राम है, ये है अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ठीक है, जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट किया गया, ये दो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, या पॉइंट ए और पॉइंट बी। अच्छा, हमें पता है जो वोल्टेज की इक्वेशन है वो किसकी इक्वल होती है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, ये वोल्टेज की इक्वेशन सेम रहेगी हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस के। आप जो भी कंपोनेंट लेंगे, वो चाहे रजिस्टर है, कैपेसिटर है, या कोई भी और कंपोनेंट है, तो उसमें वोल्टेज की यही इक्वेशन होगी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें वी नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। पीक वैल्यू वोल्टेज का मतलब ये है कि अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पे इस वोल्टेज की पीक की ड्रा करते हैं, पीक, ये वोल्टेज की लेट्स सपोज कर्व है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वोल्टेज की उसको हम कहेंगे वी नॉट। ठीक है जी, मतलब ये पीक वैल्यू है, ये वाली, ये पीक वैल्यू जो है इसको हम वी नॉट कह रहे हैं। और ये हमें पता है कि साइन ओमेगा टी, ये जो है ये एंगल है, ये ओमेगा, और टी जिसको हमने थीटा से भी रिप्रेजेंट किया था, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से भी रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये वी नॉट जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है। और ये जो V है ये किसी भी एक पॉइंट पे वोल्टेज को कैलकुलेट करने की वैल्यू है, और वो किस पे डिपेंड करेगा, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज हमने इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कैलकुलेट करना है, या इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है, या इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी उसको हम सिंपल V से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पीक वैल्यू होगी जस्ट उसको हम V नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, करंट की क्या इक्वेशन होती है, करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। ये वही है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है जी, ओहम्स लॉ। तो I किसके इक्वल हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R। ये स्मॉल r हमने यहाँ पे रखा है। अच्छा, V की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने कहा है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई R, साइन वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। अच्छा, वी नॉट ओवर R किसके इक्वल हो गया, वी नॉट ओवर R करंट के इक्वल हो गया, आई नॉट। ठीक है, साइन ओमेगा टी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन भी बन गई है, आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली यहाँ पर भी जो आई नॉट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम करंट की वैल्यू बनाए, करंट की यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से इसकी ये अमूमन पीक जाती है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना यहाँ पे है या यहाँ पे, उसको हम कहेंगे आई नॉट। ठीक है जी, वोल्टेज की भी मैक्सिमम वैल्यू को वी नॉट कहेंगे, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू को हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक वोल्टेज की तो हमें पता है ऑलरेडी यही इक्वेशन होती है, और इसके बाद जो करंट है उसकी भी यही इक्वेशन होती है। रजिस्टर में, रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, तो रजिस्टर में जो वोल्टेज है और करंट, उन दोनों की ये इक्वेशंस हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को रफली प्लॉट करें तो हमारे पास इसका किस तरह का बिहेवियर आएगा। हमें पता है कि साइन और कॉस की जो पीक्स होती हैं, या जो कर्व होती है, वो कहाँ से शुरू होती हैं। ठीक है, तो ये अगर लेट्स सपोज हमने बात की है, ये जो करंट की वैल्यू है ये कैपेसिटर के लिए मैंने बात की, अभी रजिस्टर के लिए हम देखते हैं कि कहाँ से शुरू हो रही है। ये वाली जो करंट की वैल्यू है ये कैपेसिटर के लिए है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं जी, इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करके देखते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। यहाँ पे हम इसे प्लॉट करेंगे, और इसको प्लॉट करके देखते हैं कि इसका बिहेवियर किस तरह से होगा।
अच्छा, ये दो पिक्स मैंने बनाई हैं, एक ब्लैक में है और एक रेड में है। ठीक है जी, जो ब्लैक वैल्यू है, जो ब्लैक कर्व है, इसको हम वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जो रेड है इसको हम करंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है दोनों पिक एक ही तरह की क्यों बनी है। ठीक है, इनको डिफरेंट भी हो सकती थी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर ये है इस क्वेश्चन का कि जो वोल्टेज की इक्वेशन थी, वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, V इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज की इक्वेशन है। और करंट की क्या इक्वेशन है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये दोनों जो कर्व्स हैं ये साइन से स्टार्ट हो रही हैं, साइन पीक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो आइडेंटिटी, ये साइन आ रही है, यहाँ पर भी साइन आ रहा है। तो दोनों जो है करंट और वोल्टेज, ये दोनों साइन पीक्स हैं। तो साइन की जो पीक होगी वो हमेशा यहाँ से शुरू होती है, इस तरह से। जो कॉस की पीक है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू से यहाँ से स्टार्ट होती है और जो साइन पीक है वो यहाँ से शुरू होगी। ठीक है जी, इसलिए ये वाली जो वोल्टेज की पीक है और ये करंट की पीक है, ये दोनों एक ही ओरिजिन से दोनों स्टार्ट होती हैं और इसी तरह आगे ट्रैवल करती जाती हैं। तो एक ही पॉइंट के ऊपर इनकी इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगी, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर दोनों ज़ीरो हो जाएंगी। और इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो कुछ डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पर इसकी हाइट मैक्सिमम यहाँ पे आ रही है, इसकी हाइट मैक्सिमम यहाँ पे आ रही है, लेकिन इनकी जो ज़ीरो है, लेकिन ये दोनों यहाँ पे, लेकिन मेन समझने वाली बात यह है दोनों पिक्स साथ साथ ट्रैवल करेंगी। ठीक है जी, दोनों जीरो होंगी, जहाँ पे इकट्ठी जीरो होंगी, एक ही वैल्यू के ऊपर दोनों की जीरो आएंगी। यहाँ पर भी दोनों इकट्ठी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है इनकी वैल्यू, यहाँ पर भी दोनों की वैल्यू जीरो है। इसी तरह फर्दर ये पीक ड्रा कर यहाँ पर भी दोनों की वैल्यू जीरो होगी। तो इसको हम कह सकते हैं करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। ठीक है जी, जो करंट है I एंड V आर इन फेज। करंट और वोल्टेज दोनों फेज में है, मतलब दोनों के दरमियान कोई भी फेज एंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है जी, सिर्फ इसका इस चीज़ का मतलब ये है करंट और वोल्टेज दोनों एक फेज में है। तो जहाँ पे दोनों की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो इकट्ठी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी तो इकट्ठी होगी, या ज़ीरो जहाँ पे होंगी फिर भी दोनों इकट्ठी ज़ीरो होंगी। अच्छा, अब अगर हम इनकी जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो ड्रा करें तो इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से बनेगी। करंट की भी यही, ये वोल्टेज की बनती है और ये करंट की बनती है। ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा था कि अगर हम दो, हमारे पास पीक्स हैं, एक लीड कर रही है, एक पीक लीड कर रही है, एक लैग कर रही है, तो एक की जो है वो इस तरह से आएगी परपेंडिकुलर और दूसरे किस तरह से आएगी। ये मैं इसलिए भी क्लियर ड्रा नहीं कर रहा क्योंकि अगला टॉपिक इसी पे ही है। अब इस तरफ मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, दोनों पीक्स में से एक लीड कर रही है, एक लैग कर रही है, तो एक की इस तरह परपेंडिकुलर बनेगी, दूसरे की हॉरिजॉन्टल बनेगी। लेकिन दोनों की एक ही डायरेक्शन है तो दोनों की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एक ही डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, इसमें वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी हाई है। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी हाई है करंट की वैल्यू से, तो इसलिए जो वोल्टेज का वेक्टर उसको मैंने थोड़ा ज़्यादा ड्रॉ किया और करंट के वेक्टर को थोड़ा छोटा ड्रॉ किया। ये वेक्टर प्रेजेंटेशन में हमने पॉइंट पढ़ा था, जो वेक्टर की लेंथ है वो ये बताती है कि क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड कितनी है। क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड जितनी ज़्यादा होगी वेक्टर की लेंथ उतनी ज़्यादा होगी, जितनी वेक्टर की लेंथ स्मॉल होगी इट मीन्स कि वो क्वांटिटी उतनी स्मॉल है। इसलिए वोल्टेज की वैल्यू थोड़ी सी हाई आ रही है पीक पे, इसकी हाई पीक आ रही है, तो इसलिए मैंने वोल्टेज का जो वेक्टर है ये थोड़ा लंबा ड्रॉ किया और जो करंट का वेक्टर है इसको थोड़ा छोटा रखा है। तो इसमें सिर्फ यही चीज़ है समझने वाली। बाकी इसकी जो पावर है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसकी पावर को अगर हमने रेजिस्टर की पावर को कैलकुलेट करना है तो उसकी पावर का वही फार्मूला है, आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, वी डिवाइडेड बाई आई, और इसमें हम वी वो वैल्यू रखेंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू रखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास जो भी होगी वोल्टेज का जो वैल्यू आएगी, जो करंट की आएगी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है जी, ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। इसके बाद हमने पावर देखनी है। पावर का क्या एक्सप्रेशन होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। ठीक है, जो आई है इसका आप स्क्वायर ले लें, आई की जो भी वैल्यू आ रही है, आई की क्या वैल्यू आएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि ये फ्रीक्वेंसीज की कितनी है, या ये सारे का सारा फेज एंगल कितना है, इसको सॉल्व करके करंट को, इसका जो भी ये आपने एक आंसर निकालना है इस सारी क्वांटिटी का, उस आंसर को यहाँ पुट करें, रजिस्टर की रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये पावर आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस रजिस्टर की जो पावर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो है एसी थ्रू कैपेसिटर।
ठीक है जी, एसी थ्रू कैपेसिटर। अब हम देखेंगे कि कैपेसिटर के अलॉन्ग जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका बिहेवियर क्या होता है और वो किस तरह से फ्लो करती है। तो यहाँ पे हम एक इसका अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबल यहाँ पे फिलहाल एक बल्ब हमने लगाया हुआ ये वाला, और ये यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग कैपेसिटर का ये सिंबल है। ठीक है जी, स्विच की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज है, ये बल्ब लगा हुआ है और ये कैपेसिटर है। अब क्या होगा, जैसे ही वोल्टेज सप्लाई शुरू कर देगा तो कैपेसिटर से तो आप देखेंगे कि जैसी वो अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है जो कैपेसिटर है वो करंट को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग एक माइंड में रखिएगा। ये एक फ़िलहाल आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है, क्योंकि इसका एक बहुत वास्ट टॉपिक बनता है कि करंट डायरेक्ट करंट है वो कैपेसिटर से फ़्लो नहीं कर सकती, अलबत्ता जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कैपेसिटर से फ़्लो कर सकती है। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, एसी कैन फ्लो थ्रू ए कैपेसिटर। ठीक है, डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं कर सकती क्योंकि कैपेसिटर के दरमियान होता है इंसुलेटर। ठीक है, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक होता है और डायरेक्ट करंट में से वो नहीं फ्लो कर सकता। मतलब डायरेक्ट करंट जो डाई इलेक्ट्रिक है उसमें से डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो अलबत्ता जो अल्टरनेटिंग करंट है वो पूरे के पूरे कैपेसिटर से फ्लो कर सकता है। तो इसका खैर एक पूरा मैथमेटिकल प्रूफ भी है कि किस तरह से अल्टरनेटिव करंट कैपेसिटर से फ्लो करता है, और इसकी फिजिकल रीजनिंग भी है। पर हल वो कंप्लीट टॉपिक है तो उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कैपेसिटर से फ्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमने ये दो छोटी डायग्राम्स फर्दर ड्रॉ की हैं। अच्छा, इन डायग्राम्स में हम देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर है जिसको अल्टरनेटिंग सोर्स से अटैच किया गया है। ये कैपेसिटर है और ये वोल्टेज सोर्स है। अब इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है, वोल्टेज कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। ठीक है, ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। किसी भी एक डायरेक्शन में करंट की जो फ्लो है वो ये बता रहा है यहाँ पे कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है। यहाँ पे हमने इसको लिखा भी है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका एरो हमने उल्टी डायरेक्शन में बनाया हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। कि पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि वोल्टेज सोर्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है, और अगले स्टेप में इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है, फिर नेक्स्ट चार्जिंग होगी, फिर डिस्चार्जिंग होगी। तो इसी तरह जो करंट की फ्रीक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटर की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहेगी। अब अल्टरनेटिंग करंट में तो इस तरह से होता है। ठीक है जी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है ना, कि एक सेकंड में वो 50 दफ़ा अपना पॉजिटिव साइकिल करती है, फिर 50 दफ़ा नेगेटिव साइकिल करती है। या आप ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर 50 दफ़ा चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो इस तरह ये प्रोसेस तकरीबन 50 दफ़ा कंप्लीट होगा। तो ये है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू। अच्छा, अब जो वोल्टेज की इक्वेशन है ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, वो हमेशा सेम रहेगी सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस। करंट की वैल्यू डिफरेंट होती जाएगी। वो मैं आपको कंपैरिजन करके दोनों टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे, ये रजिस्टर वाला तो पढ़ लिया, कैपेसिटर वाला जब कंप्लीट होगा फिर दोनों में हम कंपैरिजन करके बताएंगे कि करंट की वैल्यू रजिस्टर में क्या थी और इसमें क्या है कैपेसिटर में। यहाँ पे इक्वेशन हमने लिखी है V इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, ये जो वोल्टेज सोर्स है ये पूरे का पूरा कैपेसिटर में, रजिस्टर में और इंडक्टर में उसकी यही इक्वेशन यूज़ की जाएगी। अच्छा, वोल्टेज की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं करंट की। तो करंट की इक्वेशन किसकी इक्वल होगी, आई इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हम वो इक्वेशन यूज़ करें आई नॉट वाली। ठीक है जी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वैसे तो करंट की ये इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर किया जाएगा उसकी चार्जिंग की इक्वेशन किस तरह से हम लिखेंगे, Q इज़ इक्वल टू सी वी। ठीक है जी, और v की जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास इसकी चार्ज की इक्वेशन आ जाएगी, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, ये क्यू की इक्वेशन आ जाएगी, क्यू इज़ इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, हमारे पास क्यू की इक्वेशन आ जाएगी, क्यू इज़ इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब करंट की हमने इक्वेशन क्या देखी थी, आई इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा, अब ये यहाँ पे चीज़ आपने याद रखनी है, जो डेल्टा हम यूज़ करते हैं नहीं, बेसिकली डेरिवेटिव है जो आप अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के। तो उसको इस तरह से लिखा जाता है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी।
ये बेसिक इक्वेशन होती है करंट की। रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, ठीक है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नीचे टाइम आ रहा है ना, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे करंट को। तो अब यहाँ पे डी ओवर डी टी को इस तरह से लिखते हैं, और जो चार्ज है इसकी इक्वेशन हमने क्या फाइंड की है, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब हमने इस अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना है, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी का, ठीक है, जिसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो जो भी उसका आंसर आएगा वो करंट होगी कैपेसिटर के केस में। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सी वी नॉट तो कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, बाकी डी ओवर डी टी साइन ओमेगा टी, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है जी, सी वी नॉट। अब साइन का क्या होता है जी, डेरिवेटिव कॉस, बाकी ओमेगा टी डी ओवर डी टी ओमेगा टी, ये हो गया कंप्लीट डेरिवेटिव इसका। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी डी टी ओवर डी टी इसका आंसर, ये टी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये 1 आएगा। तो ये आपके पास कंप्लीट इक्वेशन बनेगी। सी वी नॉट इस ओमेगा को यहाँ पे लिख लें, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी डेरिवेटिव की, सॉरी करंट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि जो करंट कैपेसिटर के केस में हमारे पास ये आ गया है, रजिस्टर के केस में हमारे पास क्या आया था, उसकी डिफरेंट फॉर्म आई थी। रजिस्टर के केस में आया था आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन कैपेसिटर के केस में करंट की वैल्यू डिफरेंट आ गई है। तो अब हम इसकी कैपेसिटर की करंट और वोल्टेज के अक्रॉस हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन या उसको हम किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं उस ग्राफ को। तो चलें जी, आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग जो ग्राफ बना हुआ है उसको हम प्लॉट करते हैं उस ग्राफ को, और उस ग्राफ को फिर हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया है। ये 3 ग्राफ हमने प्लॉट किए हैं। तो अब हम इन तीनों ग्राफ्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एक ये ग्राफ है डॉटेड लाइन में। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा लेबल कर लेते हैं। ए को हम ब्लैक पॉइंटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस ग्राफ को। ठीक है जी, 3 ग्राफ हमने प्लॉट किए हैं। सबसे पहला जो ग्राफ है जिसको हमने रेड ये कलर से ड्रॉ किया, ये करंट का है, ये सॉरी ये वोल्टेज का है, और जो ये ब्लैक वाला है ये करंट का है। ये ब्लैक वाली जो पीक है ये करंट की है, और जो ऑरेंज पीक हमने ड्रॉ की है इसको हम चार्ज की पीक कह लेते हैं, ये चार्ज है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा ये ग्राफ तीनों इसी तरह से बनने हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये तीनों ग्राफ का बिहेवियर इसी तरह से होगा, ये दो यहाँ से शुरू होंगे और करंट की वैल्यू यहाँ से शुरू होगी। तो इसका आंसर है, हम यहाँ पे इक्वेशंस लिखते हैं तीनों। जो चार्ज की इक्वेशन थी वो किसके इक्वल थी, Q इज़ इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है जी, ये चार्ज की इक्वेशन आ जाएगी। बाकी वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, V इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और करंट की क्या इक्वेशन है, वो ये लिखी हुई है, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि तीनों जो वेरिएबल्स हैं, चार्ज है, वोल्टेज है, करंट है,
अब जो चार्ज है ये साइन पीक शो करेगा, जो वोल्टेज है इसकी भी साइन पीक बनेगी, और जो करंट है इसकी कॉस की पीक बनेगी। ठीक है, ये कॉस सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी है, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये करंट की पीक है। तो अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने ये एक रफ सा जो ग्राफ प्लॉट किया है। जो चार्ज है इसकी साइन पीक है, तो इसकी मैंने साइन से पीक स्टार्ट की है। जो वोल्टेज है इसकी भी साइन पीक है, उसकी मैंने ये जो रेड मैंने एरिया किया है, जो रेड पीक इंडिकेट हो रही है वो वोल्टेज की है, उसको भी मैंने साइन पीक से स्टार्ट किया है। अब करंट की यहाँ पे कॉस पीक आ रही है, और कॉस की जो पीक है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये करंट, ये दो साइन पीक्स हैं उनको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, और ये कॉस पीक है इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 के इक्वल होता है, वो यहाँ से शुरू होगा, और कॉस की 0 पे वैल्यू 1 की इक्वल होती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी पीक यहाँ से स्टार्ट होती है, कॉस की पीक। तो ये करंट की पीक मैंने यहाँ से स्टार्ट की है। अच्छा, अब इसको हमने इवेल्युएट किस तरह से करना है, मैंने ये आपको बताया था कि जो सारा प्रोसेस हमने किया है करंट का, अगर हमने ये चार्ज है इसका डेरिवेटिव लिया है तो करंट के इक्वल आएगा। अच्छा, इसका जो डेरिवेटिव लेना है चार्ज का, इसको हम स्लोप भी कहते हैं। जो डेरिवेटिव है मतलब चार्ज की स्लोप हमने ली तो वो करंट के इक्वल आएगी, या चार्ज की स्लोप को ही हम करंट कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ चार्ज के डेरिवेटिव को या चार्ज की स्लोप को हम करंट कह सकते हैं। ठीक है जी, कि चार्ज, ये जो चार्ज है इसका हमने डेरिवेटिव लिया या इसकी स्लोप ली, वो किसके इक्वल होगी, करंट की, करंट के इक्वल होगी। या इसके इनवर्स आप यूँ कह सकते हैं कि इसकी जो पीक आएगी ना, इसकी जो स्लोप आएगी, यहाँ पे उसी तरह से आप याद रखिएगा कि चार्ज का डेरिवेटिव आपने लिया है या चार्ज की स्लोप आपने फाइंड किया है, वो करंट की इक्वल आएगी। अच्छा, अब इस चीज़ को आप यहाँ पे हम देखते हैं, ये वाला है, ये चार्ज की पीक है, ये वाली जो ऑरेंज में है। अब इसका क्या हमने लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, या इसकी स्लोप हमने ड्रॉ करनी है, या इसकी जो स्लोप हम कैलकुलेट करके उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो करंट के इक्वल होगा। समझ आ गई इस बात की कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि चार्ज की स्लोप आपने फाइंड करनी है और उसका ग्राफ प्लॉट करना है। वो ग्राफ किसको इंडिकेट करेगा, करंट को इंडिकेट करेगा। या चार्ज का आपने डेरिवेटिव लेना है और उसके डेरिवेटिव की पीक आपने ड्रॉ करनी है, तो वो किसके इक्वल आएगी, वो करंट के इक्वल आएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे शो हो रही है कि ये चार्ज है जो ऑरेंज लाइन में पीक शो हो रही है, अब इसकी हमने स्लोप ड्रॉ करनी है, इसका डेरिवेटिव लेना है, और वो पीक ये वाली पीक है। ठीक है, जो करंट आ रही है बेसिकली ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, जो चार्ज है इसका डेरिवेटिव की लाइन है ये वाली, या इसके स्लोप की पीक है। अच्छा, अब ये पीक किस तरह से बनती है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो स्लोप का पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि स्लोप किसको कहते हैं, और डिफरेंट लाइन की जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगी। अच्छा, अब ये हमने एक लाइन, 2 से 3 लाइनें हम ड्रॉ करते हैं। एक ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, अब आपने याद रखना स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका बुक का सेकेंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी स्लोप से ही रिलेटेड है, उसमें स्लोप को भी एम से रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, स्लोप की ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर, इसकी स्लोप जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, आप अपने मैथ में देखेंगे इसकी इन्फिनिटी होती है स्लोप, लेकिन यहाँ पे आप ये देख ली इन्फिनिटी का मतलब इसकी मैक्सिमम स्लोप है, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी। जो ये वाली लाइन होती है इसकी स्लोप 0 के इक्वल होती है। ठीक है, इसकी स्लोप 0 के इक्वल होती है, और इस लाइन की स्लोप किसके इक्वल होती है, मैक्सिमम। तो अब हम थोड़ा सा ना स्लोप के बारे में देखते हैं कि स्लोप क्या होती, क्या चीज़ है बेसिकली। तो ये आप लोगों ने बड़ी डिटेल से पढ़ा भी हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर। स्लोप किसके इक्वल होगी, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स के। तो अगर हम यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज ये हमने कोई लाइन ड्रॉ की, तो इसकी हमने स्लोप कैलकुलेट करनी है। तो इसके 2 पॉइंट ले लें कि ये वाला पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट है। तो आप ये देख लें इसका y कितना है, और यहाँ पे आप y2 लिख लें, ये y1 लिख लें, और फिर इसका x देख लें, ये इसकी x2 है और ये इसका x1 वैल्यू है। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, उसको करेंगे तो आपके पास इसकी स्लोप आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्लोप का बेसिकली ये फार्मूला है। अब हमने ये देखा था कि इसकी इन्फिनिटी क्यों होती है, मैक्सिमम स्लोप क्यों होती है। यहाँ पे देख, इसी फार्मूले को देखिएगा, यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम जा रही है, मतलब आपने इन 2 पॉइंट्स में देखनी है। तो डेल्टा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय, अब x की एक ही वैल्यू है,
ठीक है। ये एक्स की एक ही वैल्यू के अलॉन्ग स्लोप है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में यहाँ पे हम लाइन देख रहे हैं, तो एक्स की ज़ीरो वैल्यू पे ये जो है वो वाई बेशक जितना भी बढ़ाते जाएंगे एक्स की वैल्यू तो ज़ीरो ही रहेगी। एक्स वन की वैल्यू भी ज़ीरो है, एक्स टू की वैल्यू भी ज़ीरो है, दोनों में चेंज भी ज़ीरो है। तो यहाँ पे आप ज़ीरो पुट करेंगे, समथिंग ओवर ज़ीरो, दिस विल गोज टू इन्फिनिटी। तो एम की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी स्लोप को मैंने कहा था कि इसकी स्लोप मिनिमम होती है, ज़ीरो के इक्वल होती है। ज़ीरो के इक्वल इसलिए होगी कि यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो, अगर हम, यही हमारा एक्सिस है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अच्छा, अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, ये वाली, ये लाइन मैंने जो बोल्ड की हुई है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है, इसकी स्लोप ज़ीरो के इक्वल आएगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा, इसकी y की एक ही वैल्यू के लिए, मतलब y की वैल्यू 0 है लेकिन x की वैल्यू चेंज होती जा रही है। ये x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3, 4, 5, x की बेशक चेंज होती जा रही है लेकिन y की वैल्यू 0, y की वैल्यू एक ही है, मतलब 0। तो y1 की वैल्यू भी 0 है, y2 की वैल्यू भी 0 है, डिवाइडेड बाय x की वैल्यू जो भी होगी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस 0 डिवाइडेड बाय समथिंग करेंगे, आपके पास आंसर 0 ही आएगा। तो इसलिए जो ये वाली लाइन है, इसकी स्लोप 0 के इक्वल है। अच्छा, अब मैं कुछ लाइनें ड्रॉ करता हूँ, आपने इनको ज़रा ध्यान से देखना है, फिर आपको वो पीक समझ आएगी वोल्टेज और ग्राफ की। एक लेट्स सपोज मेरे पास ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, एक इसको देख लेते हैं और एक इसको देख लेते हैं। ये मेरे पास ये M1 है, M2 है, M3 है और ये है M4। अच्छा, अब इस लाइन की स्लोप आप कैलकुलेट करेंगे ना, मतलब उस इसी फार्मूले से y2 माइनस y1, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, अब इस लाइन की स्लोप ड्रॉ करेंगे ना, लेट्स सपोज ये वाली लाइन है, इसकी आपने स्लोप ड्रॉ करनी है। तो मिसाल के तौर पर इसका आपके पास आंसर आएगा 4। इसकी स्लोप ड्रॉ करेंगे तो इसकी स्लोप जो है वो क्या आएगा, इसका आंसर कम आएगा। इसका आंसर लेट्स सपोज 3 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा और इसका आंसर लेट्स सपोज 1 आ रहा है, ठीक है। वो अब वैल्यूज पुट करके देखिएगा, जो भी आंसर आएगा। मैं सिर्फ एक एस्टिमेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेट्स सपोज ये वाली लाइन की स्लोप 4 आ रही है, इस लाइन की स्लोप 3 आ रही है, इसकी स्लोप जो है वो 2 आ रही है और इसकी स्लोप क्या आ रही है, वो 1 के इक्वल आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक पीक है, कोई भी कर्व है और उस कर्व की हम स्लोप किस तरह से फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज ये है ना हमारे पास एक कर्व, इसकी हमने स्लोप कैलकुलेट करनी है। तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट मतलब इस तरह के छोटे छोटे लाइनें जो किसी एक पॉइंट के ऊपर सरफेस को छू रही हूँ, हम वो ड्रॉ करते हैं। अब एक मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, दूसरा हम ये ड्रॉ करते हैं, तीसरा हम इस तरह से ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमने 3 टेंजेंट्स ड्रॉ किए। अच्छा, अब ये देखिए कि जैसे जैसे ये वाली लाइन इस तरह से होती जा रही है, इसकी स्लोप कम होती जा रही है। ये वाली लाइन पहले यहाँ पे थी, स्लोप इसकी मैक्सिमम थी, फिर यहाँ से होती 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 ये डिक्रीज होती जा रही है और जब इस पॉइंट पे पहुँचेगी तो स्लोप 0 हो जाएगी। ये मैंने कहा है स्लोप 0 और ये स्लोप मैक्सिमम मैंने रिप्रेजेंट की हुई है, ठीक है जी। ये मैक्सिमम स्लोप है और ये 0 स्लोप है। तो इसको हम इसी तरह से देखते हैं कि यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है स्ट्रेट लाइन की। फिर जैसे जैसे लाइन बेंड होती जाती है, हम लाइनें ड्रॉ करते जाते हैं, इस लाइन की ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो जैसे जैसे हम इस तरह से शिफ्ट करते जाते हैं अपनी लाइनों को, तो स्लोप डिक्रीज होती जाती है और इस पॉइंट पे पहुंच के स्लोप 0 हो गई है। अब ये देखिए, ये कर्व है। अब कर्व पे ये एक पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, दूसरा ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तीसरा मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया। अब देखिएगा, ये वाले पॉइंट की एक स्लोप बनेगी। ये पॉइंट को हम इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं। एक ये वाला पॉइंट है, दूसरा ये वाला पॉइंट है और तीसरा ये वाला पॉइंट है, चौथा ये वाला पॉइंट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये वाले लाइन की स्लोप लेट्स सपोज हमने जो कैलकुलेट किया है वो इस तरह से आ रही थी, वो किसकी इक्वल आएगी, वो मिसाल के तौर पर वो 4 के इक्वल है, ठीक है। ये 4 के इक्वल है। अब जो सेकंड पॉइंट है इसकी स्लोप 3 के इक्वल है, जो ये वाला पॉइंट है इसकी स्लोप 2 के इक्वल है और जो ये वाली पॉइंट है इसकी स्लोप 0 है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप किसके इक्वल होगी, 0 के। अब ये देखिएगा, ये लाइन यहाँ पे थी, ये जैसे जैसे लाइन यहाँ पे शिफ्ट इसने करना शुरू किया, स्लोप डिक्रीज होती जाएगी। तो इसी तरह हमने पहले यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, अगला टेंजेंट इस तरह से आएगा, उससे अगला टेंजेंट इस तरह से, फिर अगला टेंजेंट इस तरह से आ जाएगा। तो इट मीन्स अगर हमारे पास ये पीक बनती है ना, ये कर्व है, तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे जितनी वैल्यूज़ की जो स्लोप होगी उनकी वैल्यूज़ डिक्रीज होती जाएगी। मतलब यहाँ से इस पॉइंट की जानब स्लोप डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर पहुंच के स्लोप 0 हो जाएगी।
अच्छा, अब इससे आगे जितने भी पॉइंट हैं यहाँ तक स्लोप नेगेटिव जाएगी। अच्छा, नेगेटिव स्लोप का क्या कॉन्सेप्ट है, ये स्लोप तो होगी ज़ीरो। अब ज़ीरो से आगे जो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, उनमें स्लोप क्या होगी, लेस देन ज़ीरो, मतलब उनमें स्लोप नेगेटिव होगी। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर स्लोप का बिहेवियर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक स्लोप का बिहेवियर आएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस पीक के ऊपर। अच्छा, ये वाली जो पीक है जो हमने ड्रॉ की है करंट के लिए, वोल्टेज के लिए और चार्ज के लिए। अच्छा, इस पीक का हम बिहेवियर देखते हैं। जो ये चार्ज है उसकी ये वाली पीक है, जो करंट है उसकी ये ब्लैक वाली पीक है, और जो वोल्टेज है उसकी रेड वाली पीक है। ये मैंने मेंशन भी किया, लेबल भी यहाँ पे किया हुआ है। अच्छा, इसका जो बिहेवियर बनना है अब 0 से O तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्लोप जो है वो मतलब आपको लग रहा है कि जिस तरह हमने पहले देखा था ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन O से A तक जो स्लोप है ना वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था, ये अगर हम इसको बनाते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रही है, और मतलब यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, स्लोप की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर हम इसकी स्लोप ड्रॉ करें तो स्लोप इसकी ये बनती है। अब देखिए ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर इसकी करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। अब 0 से A तक जो वैल्यू है वो स्लोप की डिक्रीजिंग वैल्यू है, वो स्लोप डिक्रीज हो रही है। तो चूंकि स्लोप की जो ग्राफ है वो ये वाला है, तो यहाँ से देखिएगा P से N तक जो ग्राफ है ये डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे पहुंचकर इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि हम अगर ये लाइन ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। तो ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू ज़ीरो है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया कि A से B तक अगर आप टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे तो A से B तक आप खुद ड्रॉ करके देखिएगा स्लोप नेगेटिव आएगी A से B तक। ठीक है, मैंने मेथड आपको बता दिया सो उसका स्लोप कैलकुलेट करने का। तो A से B की आप जो ओरिजिन है यहाँ से स्लोप ड्रॉ करेंगे तो उसकी स्लोप नेगेटिव में आएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि N से R तक जो रीजन है ये नेगेटिव में है। अच्छा, उसके बाद B से C तक जो स्लोप है ये है तो नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये B से C तक स्लोप नेगेटिव है, लेकिन इसकी नेगेटिव में स्लोप इंक्रीज कर रही है। नेगेटिव में स्लोप इंक्रीज करने का मतलब ये है कि इसकी लेट्स सपोज इसकी वैल्यू पहले -10 थी, फिर -9, फिर -8, फिर -7, फिर -6, इस तरह से माइनस में वैल्यूज हैं, लेकिन वो पॉजिटिव की जानब इंक्रीज हो रही हैं। इसका ये मतलब है, तो इसलिए स्लोप ये देखिएगा ये ज़ीरो की जानब बढ़ रहा है, यहाँ पे आकर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। अच्छा, उसके बाद C से D तक स्लोप जो है वो उसका ये बिहेवियर, और S से T तक स्लोप फिर ये पॉजिटिव। तो ये जो करंट है ये आपके पास किस इक्वेशन को शो कर रही है, ये आपके पास बेसिकली स्लोप है। किसकी स्लोप है, चार्ज की स्लोप। तो चार्ज और इसकी जो कर्व पीक्स हैं वो सेम ही आएगी जैसे हैं, तो इसलिए मैंने O से A का रेफरेंस आपको दे के तो पीक इस तरह से ड्रॉ करके आपको बताई है। तो ये इस तरह से इसका ग्राफिकल बिहेवियर आता है स्लोप का और करंट का और वोल्टेज के दरमियान। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की इंडक्टेंस के बारे में और रिएक्टेंस के बारे में। इससे पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, वो कहीं स्किप ना हो जाए। वो चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं जो करंट है और वोल्टेज हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ फेज़ में आ रहे हैं। वो मैं यहाँ पे बल्कि आपको बना के बताता हूँ, करंट और वोल्टेज सिर्फ दोनों पीक्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ फेज़ में आ रहे हैं, और इन दोनों के दरमियान जो फेज़ एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है जी, ये आपके पास जो कर्व है जो ब्लैक में है ये करंट की इक्वेशन है, ये सॉरी स्लोप है, और जो सिंपल बॉल पॉइंट से मैंने ड्रॉ की है ये वोल्टेज की है। ठीक है, हमें पता है वोल्टेज की जो पीक है वो साइन पीक होती है और वो यहाँ से स्टार्ट होगी। जो करंट की वो कौन सी होती है, वो कॉज होती है, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो अब आप देख सकते हैं करंट इसकी वोल्टेज की वैल्यू 0 है यहाँ पे, लेकिन करंट की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है 90 है। तो इट मीन्स करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय 90। करंट इज leading the voltage by angle 90 और पाई बाय 2। तो ये यहाँ पे इसका बिहेवियर कुछ बनेगा। अच्छा, अब हम इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसकी किस तरह से होगी, ये करंट की है और ये वोल्टेज की है। ये करंट की जो है वो पीक है, ये वोल्टेज की है। ठीक है जी, क्योंकि करंट लीड कर रही है इसलिए इसको हमने यहाँ पे रखा है, और जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है और उसको हमने यहाँ पे रखा है। करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय पाई बाय 2 और 90 एंगल।
90 डिग्री। अच्छा, अब हम इसकी रिएक्टेंस देखते हैं, रिएक्टेंस किसके इक्वल होती है। अच्छा, रिएक्टेंस का ये मतलब है कि जिस तरह हमने रेजिस्टर में देखी थी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस देखी थी, तो किसी भी चीज़ की जो रेजिस्टेंस है, मुज़ाहमत है किसी भी डिवाइस की, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो रेजिस्टर में से करंट को हम फ्लो करवा रहे हैं, तो उसके करंट में जो रेजिस्टेंस, जो उसके बहाव में जो चीज़ रुकावट क्रिएट करेगी, रुकावट पैदा करेगी, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसी तरह अब हम कैपेसिटर के केस में भी बात करते हैं, तो कैपेसिटर भी करंट को किसी हद तक अपोज करता है और उसकी जो अपोजिशन है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। ठीक है जी, उसको हम रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो इक्वेशन है ये है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस किस केस में होती है? कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर में के केस में जो रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टेंस ही, लेकिन सिर्फ उसको हमने एक टेक्निकल या फैंसी सा नाम दे दिया जिसको हम कैपेसिटेंस कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इसकी इक्वेशन किसकी इक्वल होगी? एक्स सी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई। तो बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हम v इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं ओहम्स लॉ, और रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होती है? v डिवाइडेड बाय आई। ये किस केस में होती है? सिर्फ रेजिस्टर के केस में। लेकिन जब कैपेसिटर की हम बात करेंगे तो कैपेसिटर के केस में किसकी इक्वल होगी? v डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा, जो v है, ये वाला जो v है ये आरएमएस वैल्यू होगी, इसी तरह जो करंट है ये भी आरएमएस वैल्यू होगी। मतलब उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वोल्टेज की और ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है करंट की। तो कंप्लीट इक्वेशन इस तरह से बनेगी, वी आर एम एस डिवाइडेड बाय आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो उसकी रिएक्टेंस होगी कैपेसिटर की। अच्छा, इसके बाद अगली एक और भी इक्वेशन है, उससे भी हम रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं 1 ओवर ओमेगा से। बेसिक इक्वेशन यही है, तो कि जनरल वैल्यू थी ना, जेनेरिक उसकी टर्म थी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, और ये किसी भी कंपोनेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। रेजिस्टर के लिए भी यही यूज़ किया जाएगा, कैपेसिटर के लिए भी यही यूज़ किया जाएगा, और जो इंडक्टर होगा उसके लिए भी यही यूज़ किया जाएगा। लेकिन हमारे पास जो मेन इसका फार्मूला है इसकी कैपेसिटर की रिएक्टेंस का, वो ये फार्मूला है ओमेगा सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड एक्स सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से हम 1 ओवर ओमेगा सी, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी से कहते हैं, और ये किसके इक्वल होगा? 2 पाई एफ मल्टीप्लाई बाय सी। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। अच्छा, अब पेपर में एमसीक्यूज में ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि अगर आपके पास डायरेक्ट करंट फ्लो कर रही है तो कैपेसिटर की जो अगर आपके पास डीसी है, डायरेक्ट करंट है, दो कैपेसिटर में से क्यों फ्लो नहीं करेगी? या कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ वैल्यूज दी होती हैं करंट की, कि करंट जो है वो 2 एम्पेयर है, 5 एम्पेयर है, 7 है या 10 एम्पेयर है, तो वो सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो उसकी इम्पीडेंस कितनी होगी? ठीक है, या आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं हो रही या कोई डायरेक्ट करंट है, तो उसकी आप इम्पीडेंस हमें बताएं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इम्पीडेंस जो है वो किसके लिए कैलकुलेट की जाती है? सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के लिए। और ये एफ़ क्या शो कर रहा है? ये एफ़ सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी इसकी सेम रहेगी तो अल्टरनेटिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा? मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रहने का मतलब है कि ये ज़ीरो फ्रीक्वेंसी है इसकी। जो डायरेक्ट करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है, तो डायरेक्ट करंट के लिए इम्पीडेंस क्या होगी? ये इन्फिनिटी होगी। 1 डिवाइडेड बाई ज़ीरो इन्फिनिटी होगी ना। अगर हम डायरेक्ट करंट की, ये सिर्फ डायरेक्ट करंट की मैं बात कर रहा हूँ, डीसी की, तो डायरेक्ट करंट की जो इम्पीडेंस है वो किसकी इक्वल होगी? इन्फिनिटी की। तो सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के लिए इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो घरों में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है अल्टरनेटिंग करंट की वो 50 हर्ट्ज़ है, तो एफ़ की जगह पे हम 50 हर्ट्ज़ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सी की जगह पे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। 2 पाई की एक इज ऑलरेडी ए कांस्टेंट, इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय ये चारों फैक्टर, इनको डिवाइड करके जो भी आप आंसर जो भी आपका आंसर आएगा उसको हम कहेंगे वो उसकी रिएक्टेंस है कैपेसिटर की। लेकिन डायरेक्ट करंट के केस में इसकी रिएक्टेंस इन्फिनिटी इसलिए होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये चेंज ही नहीं हो रही। उसकी तो एक ही डायरेक्शन होती है ना डायरेक्ट करंट की, उसकी तो बार बार अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा।
डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है, वो एक ही सम्मत में करंट फ्लो करता है। तो इसलिए हम फ्रीक्वेंसी की जगह पे 0 पुट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0, आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जो डायरेक्ट करंट है उसके लिए जो इम्पीडेंस है वो किसकी इक्वल होगी, इन्फिनिटी, ठीक है जी, डायरेक्ट करंट के लिए इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये आपका टॉपिक था आज का। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।